पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है संदीप वागले, अमरीश बलिगा, राकेश बंसल और क्रिस सुब्रमण्यम। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी, उससे पहले कुछ और संकेत आपको बता दें। दुनिया भर के बाजारों में है आज कमजोरी का माहौल, खासतौर से एशियाई बाजारों में हांगकांग 200 अंकों से ज्यादा कमजोर होता हुआ दिख रहा है और यही वजह की एसजेएक्स निफ्टी पर आपको दबाव दिखेगा। 35 अंकों के आसपास का कमजोर शुरुआत के आसार वहां पर होते हुए दिख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स में कमोडिटीज पर दबाव है, खासतौर से क्रूड का एक फिर से तेज गिरावट का सिलसिला जारी रहा है कल के सेशन में और आप देख सकते हैं 33 अंक नीचे इस वक्त ये इंडेक्स आपको नजर आएगा। कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिखने वाला है उस पर राय ली जाए। राकेश, इमामी नतीजे ढीले हैं, हम 6.5% रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद कर रहे थे और आई है 4.5% नेगेटिव, तो बहुत दमदार रिजल्ट्स आ नहीं रही मिड कैप एफएमसीजी कंपनी के। इमामी के चार्ट्स क्या कह रहे हैं, कितना कमजोर हो सकता है? अनिल जी, इमामी में आप देखें तो इसने नतीजों से पहले 2 दिन पहले 1065 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिखाया था और इस ब्रेकआउट के लगभग लक्ष्य 1115 1116 के बैठते थे। स्टॉक ने वहीं तक की रैली दिखाई है और जिस तरीके से टेक्निकल रुझान है इसमें नीचे में दोबारा से 1065 1060 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आगे दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन कुछ और काउंटर्स जो नंबर्स पर रिएक्ट करेंगे। ओवरऑल रियल्टी, अमरीश आपकी राय लेना चाहूंगी क्योंकि काफी दमदार तिमाही रही है। प्रॉफिट में 50% का इजाफा, रेवेन्यू 26% से बढ़ता हुआ, मार्जिन 50% से ज्यादा। क्या ये एक अच्छा बाय कॉल रह सकता है? मैंने ऑलरेडी चल चुका है और एट द सेम टाइम देयर एक्सपोजर टू एफोर्डेबल हाउसिंग बहुत ज्यादा नहीं है और जो चलने वाला है वो एफोर्डेबल हाउसिंग आगे जाके। एंड आई थिंक वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी रिजल्ट्स आते हैं रियल एस्टेट के, दिस एक्चुअली शोज अ वेरी फास्ट परफॉर्मेंस। लास्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस नहीं है, दिस इज क्लियरली व्हाट दे हैव डन अबाउट अ ईयर एंड हाफ बैक। क्योंकि इन रियल एस्टेट यू हैव समथिंग कॉल्ड रेवेन्यू रिकग्निशन जो होता है। आई मीन वंस दे रिसीव 25% प्लस of the total of the sales, only then they recognize. तो जो उन्होंने शायद लास्ट जनवरी या मार्च में बेचा है उसका रिजल्ट्स अभी हम लोग देख रहे हैं। सो आई थिंक वन शुड लुक एट दैट। सो पॉसिबली देयर रिजल्ट्स कुड गेट अफेक्टेड ओवर द नेक्स्ट 2 or 3 quarters बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन। ओके, तो ये है राय आपके लिए इन तमाम शेयर पर। शुरुआत करते हैं आज की पारी की और इस वक्त पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में सेंसेक्स और निफ्टी पर देख लेते हैं किस तरह के रुझान बनते हुए दिख रहे हैं इस वक्त बाजार के लिए। और मेरी स्क्रीन फ्रेश होती हुई नजर आ रही है और 1 मिनट, हाँ, 75 अंकों पर शुरुआत की है सेंसेक्स ने, 52 अंक ऊपर खुलता हुआ निफ्टी क्या है मजबूत। बीपीसीएल 10%, एचडीएफसी 9%, ओएनजीसी 4%, टीसीएस 2%। काफी स्टॉक्स हैं एक्शन में दिख रहे हैं। डॉक्टर 10% नीचे, गेल 3% नीचे, रुपए की करते हैं शुरुआत 64 रुपए और 17 पैसे। ये था कल का लेवल जहां पर हमने करेंसी मार्केट की क्लोजिंग देखी तो 1 पैसे का नुकसान 64.18। ये है पहली टिक मेरी स्क्रीन पर दिख रही है 64.18 करेंसी मार्केट में ये संकेत आता हुआ दिख रहा है। तो शान शुरुआत होती दिख रही है इस वक्त और आप देख सकते हैं सेंसेक्स इस वक्त 25 अंक नीचे, निफ्टी 45 अंक ऊपर, मिला जुला सा कारोबार है। लेकिन 9400 के ऊपर खुलने की यहाँ पर उम्मीद लोग कर जरूर रहे हैं। देखना होगा क्या वो फुलफिल होती हुई दिखाई देती है या नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स आज एक्शन काफी ज्यादा बैंक्स में भी देखने को मिलेगा। हालांकि इस समय आप देखेंगे प्री ओपन में कोटक महिंद्रा में 1% की बढ़त, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1% की बढ़त, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे काउंटर्स हैं जहां पर थोड़ा सा ट्रैक्शन बनता दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट क्रिस सुब्रमण्यम, बैंक निफ्टी पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। कंसिडरिंग कल काफी जोरदार तेजी बनती दिखाई दी, लगभग 300-400 पॉइंट का उछाल। आज के लिए क्या ट्रेड लेंगे? हजरा, कल की जो हम दमदार परफॉर्मेंस देखे इसके पीछे आईसीआईसीआई बैंक का भी हकदार था और खास करके लास्ट में जो पीएसयू बैंक्स में तेजी देखी, सब उसमें मोमेंटम में शामिल। तो आई थिंक आज का भी सेशन ऐसे कुछ रह सकता है। तो हमारा मानना है कि शायद आज की जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत है उसमें 22,700 का एक कॉल लेके ही चले। आई थिंक 150 का 55 के आसपास बंद हुआ था, तो आई थिंक नियर टर्म 240 का टारगेट पकड़ के खरीदारी की जा सकते हैं और स्टॉप लॉस 95 है। तो ब्रॉडली इसमें इस एक पर्टिकुलर स्पेस में आई थिंक मोमेंटम अभी जारी रहने की संभावना है और आई थिंक उसी का फायदा उठाना बेटर स्ट्रैटेजी रहेगा। राकेश जी, वरुण बेवरेजेस के चार्ट्स देखिए, कोटक कह रहा खरीदिए, 550 रुपए का उनका इन्वेस्टमेंट का टारगेट, आप खरीदेंगे? अनिल जी, डेफिनेटली इसको खरीदना चाहिए। स्टॉक ने बहुत अच्छा टेक्निकल स्ट्रक्चर है। अगर आप देखें तो लिस्टिंग के बाद
स्टॉक एक नए हाइस पर 11 और ऊपर की तरफ देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कल की क्लोजिंग 471 की है और स्टॉक ने 460 के अराउंड एक अच्छा बेस बनाया और जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है मुझे नहीं लगता है स्टॉक 460 के नीचे आएगा और जिस तरीके से कोटेक की रिपोर्ट है मेरा ऐसा मानना है इसको बाय करना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर ये 460 के नीचे क्लोजिंग ले तब एग्जिट होना चाहिए, एल्स स्टॉक में एक री रेटिंग देखने को मिल सकती है। 530 के लेवल्स अगले 1.5 से 2 महीने में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब साथ ही एक और काउंटर जो रेडार पर रहेगा वो है टाटा कम्युनिकेशंस। एबिटा लेवल पर हम देख रहे हैं परफॉर्मेंस इतना कुछ खराब नहीं है लेकिन लॉस ऑफ कोर्स देखने को मिला है। वागले साहब बताइए इस पर क्या राय बनेगी, क्योंकि सीएलएसए कह रहा है 845 का टारगेट अब आने वाले समय में आता दिखाई देगा। हर्षदा, शॉर्ट टर्म में मुझे एक 730 740 का एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है जो मुझे इतना इजीली क्रॉस करते हुए नहीं लगता है। बड़ी मूव होगी जब ये 740 के ऊपर क्लोज होगा तो फिर यस 820 830 अगले कुछ हफ्तों महीनों में जा सकता है। फिलहाल मैं कहूंगा 730 740 ऑन द अपसाइड, 680 660 ऑन द डाउन साइड। ओके, टाटा कम्युनिकेशन 660 680 स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है जो से वहां लेना चाहिए, क्योंकि 680-85 मिले तो इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। जब सीएलएसए की तरफ से आउटलुक बेहतर हो तो ये स्टॉक कमजोर खुलने के बाद नजर में आप जरूर रखें किस तरह का रिएक्शन आज ये दिखा सकता है। अपोलो टायर्स, इसके बारे में राय दें, क्रिस शॉर्ट करेंगे कैसे? आज नतीजे आने वाले इसलिए थोड़ा मामला रिस्की, लेकिन जिस तरह के मैं नतीजे देख रहा था एमआरएफ, C8 मार्जिन पर दबाव, उसको देखते हुए अपोलो टायर से कोई अच्छे नतीजों की उम्मीद तो बननी नहीं चाहिए। है शॉर्ट ये? जी, ऑड्स आर हाई कि शायद यहाँ पर भी कम कमजोर नतीजे देखने को मिले, क्योंकि कल एमआरएफ के जो नतीजे थे काफी निराशाजनक थी, तो उस लिहाज से आई थिंक यहाँ पर जो भी लॉन्ग एंड में डेफिनेटली आने की संभावना। तो अगर किसी को शायद इसमें आज का रिजल्ट का दिन है इसलिए थोड़ा कॉशियस व्यू रखना चाहिए था, आई थिंक 240 का पुट लेके चल सकते हैं। तो ये अगर फिसला तो 225, क्योंकि काफी ओवरबॉट भी है, क्योंकि इसमें एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा थी कि ये सब टायर काउंटर्स में अच्छी खासी हमने बढ़त देखी। तो आई थिंक 230 तक जाने की संभावना है, तो उस लिहाज से आई थिंक एक पुट का सहारा ले सकते हैं 240 का। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शंस मार्केट के जरिए आप ट्रेड करें, 240 का पुट लेंगे, मंदी करेंगे तो बेहतर रहेगा। आज नंबर्स आएंगे और निराशा हाथ लगने के पूरे चांसेस हैं। इस बीच हम आपको हर रोज बताते हैं स्टॉक 2020 के जरिए ऐसे दमदार शेयर जो आज काफी एक्शन में रह सकते हैं। तो देख लेते हैं हमारे कैप्टन ने आज, नीरज और आशीष ने अपनी टीम में कौन कौन से शेयर शामिल किए हैं। पूरी टीम जल्दी से आपको दिखा दें, खबरों के आधार पर लिया है। कोल इंडिया एलएससी लिस्टिंग है, सेल में आर्सेलरमित्तल का टाई अप है, गैलेंट ओबराय बेहतरीन नतीजे हैं, L&T फाइनेंस के भी नतीजे बेहतर हैं, जय कॉप और बॉम्बे डाइंग दो रियल एस्टेट प्ले हैं जो नजर रखिए। रियल एस्टेट सेक्टर पूरा हाईलाइट है इस समय। वरुण बेवरेजेस में नजर रखी क्योंकि इनका एक प्लांट शुरू हो चुका है, IFL होल्डिंग के बेहतरीन नतीजे, और सुदर्शन केमिकल स्टॉक्स रडार पर रखिए क्योंकि यहां पे एक अच्छी तेजी बनती दिख रही है। हफ्ते का आखिरी दिन, फोकस अभी भी खरीदारी पर बरकरार। JBM ऑटो और सिमको दो ऐसी स्टोरीज जहां पे JBM में बसेस का कारोबार, सिमको में ट्रैक्टर्स का कारोबार जैसे जैसे इवॉल्व होगा अच्छा मोमेंटम होगा, लेकिन आज ट्रेडिंग के लिहाज से दोनों में खरीदारी करने के मौके ढूंढे। टाटा कम्युनिकेशन कमजोर नंबर्स, कमिंस और भारत फोर्ज में जो बिल्डअप हो रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि शायद वीकनेस आ सकती है। हफ्ते का आखिरी दिन है तो अगर सेकंड हाफ में प्रेशर आता है तो ये सेल रिकमेंडेशंस आप इनिशिएट कर सकते हैं। हर चीज अगर ये वाकई जो रिजिक चल रहा है कारोबार का अगर फ्रुक्टिफाई होता है तो ये कंपनी बहुत तगड़े मोमेंटम दिखा सकती है। हालांकि ट्रेड के लिहाज से खरीदारी करने के मौके, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है अब ये सरकार, तो ऑप्टिमस इंफ्राकॉम और स्पाइस मोबिलिटी ये दोनों मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती हैं, दोनों में आज खरीदारी करने के मौके। सुमित इंडस्ट्रीज वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं, नीरज बता रहे हैं खबरें भी इंटरेस्टिंग आती हुई इस कंपनी को लेकर, तो यहां पे हमें लगता है कल के अच्छे उछाल के बाद शायद फॉलो अप बाइंग आए। और सुनील हाईटेक यहां पे भी हमारे एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करके चलें। अगले हफ्ते शुक्रवार को इस कंपनी के बोर्ड बैठक होने वाली है, प्रोमोटर्स नॉन प्रोमोटर्स को शेयर जारी करने पर। तो इन तमाम शेयरों पर रखिएगा आप नजर आज के सेशन में एक्शन के लिहाज से। कच्चे तेल में है कमजोरी और अब तो दो खिलाड़ी वायदा कारोबार में आ गए हैं, एविएशन से इंटर ग्लोब और जेट एयरवेज। पसंद है आपको कुछ आज के सेशन में खरीदेंगे? बताएं क्रिस सर।
अनिल जी, आई थिंक यहाँ पर अगर मुझे चुनना है तो शायद मैं जेट के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि काफी अच्छी खासी मोमेंटम के बाद वापस एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिली है। बस यही इंतजार की ये शायद ये 535 का एक जो एक रेजिस्टेंस है वो क्लियर करे, जो और ज्यादा हाई की शायद वो क्लियर करे जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि नियर टर्म में एक 560 तक जाने की पूरी संभावना है। 560 तक जाने की पूरी संभावना। ये जेट की बात हो रही है। स्पाइस जेट और इंटरग्लोब में वागले साहब कुछ इंटरेस्टिंग है, स्पेशली स्पाइस जेट जो कैश का ही स्टॉक है। मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। हालांकि न्यूज तो पॉजिटिव है, बट मुझे इतने चार्ट्स में शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट मोमेंटम नहीं दिखता है, तो ना मैं जेट के साथ जाऊंगा, ना इंडिगो के साथ, ना स्पाइस जेट के साथ इमीडिएटली। ओके, तो ये रहा है आपके लिए। एविएशन स्टॉक में मूड नहीं बन रहा है वागले साहब का अभी तक खरीदारी करने का। वागले साहब कुछ ओएमसी, एचपीबीपी, आईओसी ऑलरेडी ऊपर है, व्यू पॉजिटिव है। क्या मिलेगा लाइफ ऑन अ करेक्टिव मूव ले सकते हैं। बताओ कोई ऐसा बता दो स्टॉक नहीं भागो, खरीदारी करना है, वहां खरीदारी करना है। नहीं, उसमें भी मेरा व्यू सेम रहेगा। लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है। एज ए ट्रेड मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अच्छा, एज ए ट्रेड इंडिया इन्फो लाइन पर नजर रखिए राकेश, क्योंकि नंबर्स बहुत स्ट्रांग है। तो बताइए चार्ट्स पर क्या आज एक्शन बनता दिखाई देगा या नहीं। IIFL 186 करोड़ का मुनाफा, और साथ ही साथ आय में हमने देखा है काफी तगड़ी चाल। मेरे ख्याल में 1400 करोड़ के ऊपर की आय कंपनी ने पोस्ट की है। हर्षिता, IIFL का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, स्टॉक नए हाइस के आसपास चल रहा है, और शॉर्ट टर्म चार्ट्स की बात करें तो 473, 475 एक अच्छा बेस है, और जिस तरीके से इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है 512, 515 के लेवल्स मुझे ऊपर की तरफ मुमकिन लगते हैं। दूसरा हर्षिता, जैसे अभी एविएशन स्टॉक्स की बात हो रही थी, मुझे लगता है एविएशन के अंदर इंटरग्लोब एविएशन को नहीं छोड़ना चाहिए। जब से स्टॉक की लिस्टिंग हुई है स्टॉक ने अंडर परफॉर्म करा है एज कंपैरिजन टू निफ्टी, बट मुझे अब ऐसा लगता है कि वो अंडर परफॉर्मेंस अब आउट परफॉर्मेंस में बदलेगी। स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकआउट 1100 के ऊपर लिया है, और तब से ब्रेकआउट के बाद से स्टॉक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है, और जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है 1240, 1250 के लेवल्स इंटरग्लोब एविएशन में इसी सीरीज में मुमकिन लगते हैं। बहुत मिक्स्ड व्यूज इनफैक्ट आ रहे हैं एविएशन को लेकर, लेकिन IIFL में भी तेजी की पोजीशन आप ले सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज एक स्टॉक, और यहाँ पर खराब खबरों का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। इनकी बाचुपल्ली यूनिट को लेकर US FDA ने कुछ ऑब्जर्वेशन सामने रखे हैं। 11 ऑब्जर्वेशन आए हैं। 483 का फॉर्म भी इशू किया गया है। कोई डेटा इंटेग्रिटी इश्यूज तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो वार्निंग लेटर है उसमें कहा गया है कि टेस्टिंग ठीक से नहीं चल रही है। जो लोग टेस्ट कर रहे हैं शायद उनको जानकारी नहीं है वो किस तरह का काम कर रहे हैं, सुपरविजन ऑप्टिमम नहीं है। इस पर क्या बाजार रिएक्ट करेगा, क्योंकि जब तक वो क्लियरली इंपोर्ट अलर्ट नहीं आता आजकल ज्यादा स्टॉक्स नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिखा रहे हैं। हाँ, दैट्स ट्रू, क्योंकि US FDA इश्यूज हम लोग देख रहे हैं लास्ट 18 मंथ्स से लगातार चालू है। So I think possibly the reaction may not be very steep. But at the same time, I think we should also remember कि closer home जो अभी हो रहा है, अभी जो announcement आया था recently, I mean proposal for the doctors to write generic names. यदि ये आता है, then I think this is quite negative for a few of these large pharma companies. So I think we should also keep that in mind. तो क्या इस समय क्या स्टांस होगा? अगर पोजीशन है हल्की कर लेनी चाहिए, एक्सपोजर कम से कम रखें? एक्सपोजर कम रखिए अभी, बिकॉज ऑल्दो आई वाज टेकिंग अ कॉन्फिडेंट कॉल ऑन फार्मा अबाउट 3 or 4 months बैक, पर अभी जो हम लोग देख रहे हैं, आई मीन द अमाउंट ऑफ न्यूज फ्लोज विच आर नेगेटिव, आई थिंक वन शुड बी अ बिट केयरफुल। ओके, तो ये है फार्मा शेयरों पर राय। और आज नतीजों के दम पर जिन शेयरों में एक्शन दिख रहा है, प्री ओपनिंग सेशन में वोफार्ड ज्यादा रही, सिर्फ 3.5% ही कमजोर है, इमामी 3.5% कमजोर है। हाँ, HCC हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, इस कंपनी के भी नतीजे थोड़े से ढीले आए हैं। इसके चार्ट पर एक राय ले ली जाए। वागले साहब बताइए क्या करना चाहिए? 2% कमजोर खुलने के संकेत हैं यहाँ पर। अनिल जी, ओवरऑल चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है, और लोअर साइड 43, 42 ये लेवल्स आते हैं, तो मैं समझता हूँ वहां पर बाइंग करनी चाहिए, और इन द लॉन्ग टर्म कुछ हफ्तों में मुझे लगता है ये 48 to 50 तक जा सकता है। ओके, 48-50 तक जाने के चांसेस आयशा मोटर्स में। आयशा के नतीजे आएंगे, और आयशा वैसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छा क्वार्टर पोस्ट करेगा। जिस तरह की सेल्स स्पेशली रॉयल एनफील्ड की रही हैं, 450 करोड़ का मुनाफा, यानी कि 38 से 40% की बढ़त की उम्मीद हम कर रहे हैं मुनाफे के फ्रंट पर। और साथ ही साथ अगर आप रेवेन्यू देखें
तो इसमें 25% तक का उछाल बनता दिखाई दे सकता है। ऑपरेटिंग मार्जिन 31% रहेंगे। ये कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। इस पर राकेश, क्या ट्रेड आप कुछ लेना चाहेंगे आज बाजार खुलने से पहले? हर्षिता, आयशर मोटर की बात करें तो यहां पर स्टॉक एक ऊपरी स्तरों पर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे में 25,500 एक इमीडिएट सपोर्ट है और स्टॉक ने इन स्तरों के आसपास एक पॉजिटिव क्रॉस और मोमेंटम इंडिकेटर्स दिखाया था। बट नतीजों को ध्यान रखते हुए मैं फॉर द टाइम बिंग साइड में बैठूंगा। अगर ये स्टॉक 26,150 के ऊपर निकलता है तब स्टॉक में एक नया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तब इसमें बाइंग करनी चाहिए। और अगर किसी कारण से नीचे में 25,500 के लेवल्स टूटते हैं तब शॉर्ट सेलिंग का कैंडिडेट बनेगा। ओके, और इस बीच प्री ओपनिंग सेशन में रखी नजर। सिंगापुर वाले समझे ना समझे, लेकिन हिंदुस्तान के ट्रेडर्स तो समझ गए कि ऊपर ही खुलना चाहिए। बाजार 15 पॉइंट ऊपर खुल रहा है। निफ्टी बढ़िया तो ये होता कि वांगले साहब 35 पॉइंट नीचे खुलता तो लोगों को मौका मिल जाता खरीदारी करने का, लेकिन क्योंकि अब ऊपर खुल रहा है और अगर इन्हीं लेवल्स पे खुला तो रिकॉर्ड बनेगा, इतिहास बनेगा निफ्टी में। ये बात पता है क्योंकि 9,367 9367 ये है लेवल जो 28 अप्रैल को हमने छुआ था अब तक का सबसे उच्चतम स्तर। वो पार करने की पूरी तैयारी अगर इन लेवल्स पर होती है निफ्टी की शुरुआत। तो बैंक निफ्टी ने कल बनाया था नया लाइफ टाइम हाई 22,743 का, उससे 100 पॉइंट ऊपर खुलने की तैयारी बैंक निफ्टी की। 125 अंक मजबूत खुलने का इस वक्त संकेत आपको आता हुआ दिख रहा है। ये है आपके लिए संकेत प्री ओपनिंग सेशन से दो बड़े अहम संकेत, और बैंक निफ्टी की ही मजबूती बाजार को आज संभाल कर रखेगी, ये संकेत साफ दिख रहा है। आईओसी इस बीच प्री ओपनिंग सेशन में 1.25% मजबूत है। टॉप गेनर ग्रासिम 1.25%। ग्रासिम के 400 फटाफट एक राय ले ले, 30 सेकंड बचे। कल हम इसे बात भी कर रहे थे कि मॉर्गन की तरफ से टेक्निकल बाय आया है, मजबूत कल काफी भागा है, आज फिर से 1% मजबूत है। टारगेट क्या होना चाहिए तेजी की पोजीशन पे राकेश? अनिल जी, स्टॉक एकदम नए हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है, इमीडिएट अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 1245 1250 के लेवल्स मुमकिन लगते हैं। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए राय ग्रासिम पर। और एबी नुओ ने भी कल लाइफ हाई बनाया है, तो दोनों स्टॉक चूंकि मर्जर रेशियो है तो साथ साथ चलेंगे, साथ साथ गिरेंगे, और ये वक्त इनके चलने का है तो साफ तौर पर तेजी होती हुई दिख रही है। आइए शुरुआत करते हैं आज के बाजारों की। क्या खुलते ही नया रिकॉर्ड बनेगा, लाइफ टाइम हाई बनेगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा और इसका जवाब मिलने वाला है अब से 5 सेकंड बाद। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिखेगी सेंसेक्स और निफ्टी पर। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली टिक आपकी स्क्रीन पर सेंसेक्स और निफ्टी पर। इस वक्त नया रिकॉर्ड बनता हुआ निफ्टी पर अब तक का सबसे उच्चतम स्तर लाइफ टाइम हाई निफ्टी ने बनाया है 9,370 का, और उसके बाद थोड़ा सा कमजोर 12 अंक नीचे होता हुआ दिख रहा है। 30 अंकों की मजबूती के साथ शुरुआत की है सेंसेक्स ने। तो आज जो पहली टिक पर लेवल दिखा है 9377, अब इतिहास में ये दर्ज हो चुका है लाइफ टाइम हाई के तौर पर। बैंक निफ्टी ने बनाया है 22,853 का हाई आज के सेशन में, और ये एक इतिहास है। तो दो स्टॉक्स दो इंडेक्स आप आज सुबह सुबह खुलते ही लाइफ टाइम हाई बनाते हुए, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स का असर साफ तौर पर दिख रहा है। अब निफ्टी में कमजोर आती हुई दिख रही है। 20 पॉइंट नीचे निफ्टी है, 50 पॉइंट नीचे सेंसेक्स है। मिड कैप इंडेक्स में थोड़ा नुकसान, लेकिन बैंक निफ्टी अब भी मजबूत हरी निशान में बना हुआ। कौन से स्टॉक से जो मजबूती दे रहे हैं उस पर नजर डाल लें और कहां से कमजोरी आती दिख रही है। आईओसी 0.2% ऊपर है, कोल इंडिया 1%, बीपीसीएल 0.5% ऊपर, आयशर मोटर्स नतीजे के पहले 0.1% मजबूत। कमजोर क्या है? हिंडाल्को, ओएनजीसी ऑयल एंड गैस की हम बात कर रहे थे, हिंडाल्को कमजोर। मेटल्स और कमोडिटीज कमजोर होते दिख रहे हैं आज के सेशन में। आइए वायदा कारोबार के स्टॉक्स आपको बता दूं कहां पर एक्शन आपको दिखेगा। वोकहार्ड 3.5% कमजोर, एमसीएक्स 3% नीचे, हिंडाल्को में 2.5% का नुकसान, ओएनजीसी भी इतना ही कमजोर। वेदांता, टाटा कम्युनिकेशन, ये और कुछ एक स्टॉक्स हैं जो आज के सेशन में कमजोर होते दिख रहे हैं, लेकिन कमजोरी बढ़ती दिख रही है। वोकहार्ड में 4% नीचे। जेट एयरवेज तेज उड़ान 3.5% की तेजी के साथ टॉप गेनर। इंटरग्लोब 2% मजबूत, और दोनों ही एविएशन स्टॉक्स मजबूती के साथ खुलते हुए ऊपर। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन बैन में है लेकिन 1% मजबूत। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग 1% मजबूत। तो ये कुछ एक शेयर हैं जो मजबूती के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं। हर्षदात, तो शुरुआत तो अच्छी हुई है, इतनी बुरी नहीं। ग्लोबल मार्केट्स का थोड़ा असर और कल की तेजी के बाद जाहिर सी बात है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है, हल्की मुनाफा वसूली आने। लेकिन देखिए आप बैंक निफ्टी 30 अंक ऊपर है। स्टॉक्स जो आज थोड़े से एक्टिवली ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं उस पर फोकस करते हैं। गैलेंट इस्पात ये इनफैक्ट हमारी 2020 टीम में भी शामिल था, लेकिन नंबर्स पर इसमें एक्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा
इंटरग्लोब एविएशन में अच्छी शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही। कच्चे तेल में जो हमने देखा तेज गिरावट आई है उसका पूरा फायदा इंटरग्लोब, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज जैसे काउंटर्स को मिलता दिखाई देगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं हरकत बढ़ती हुई 2.5% ऊपर जेट का काउंटर भी है 538 के आसपास ट्रेड करता हुआ। यही नहीं, अगर आप देखें ओबरॉय रियल्टी नंबर्स के बल पर 4% ऊपर खुला है ये स्टॉक। बॉम्बे डाइंग में आज फिर खरीदारी का सिलसिला हावी है। इंडिया इन्फोलाइन स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा, 2% ही ऊपर है ये काउंटर। साथ ही साथ आप देखेंगे बर्जर पेंट्स जहां पर कल थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग बनती दिखाई दी थी, आज लगभग 1% ऊपर खुलता हुआ दिखाई दिया। L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स, इसके भी नंबर्स आए जहां पर NII करीब 1004 करोड़ के आसपास आया, प्रॉफिट 314 करोड़ का, 1% का उछाल देखने को मिला। इस बार हायर प्रोविजन और टैक्स राइट बैक है, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट बुक मुनाफे का नंबर दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जो थोड़े से एक्टिव हैं नतीजों के बल पर। HCC नंबर से खुश नहीं है बाजार, भले ही कंपनी कह रही हो कि अब एग्जीक्यूशन बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की मैं बात कर रही हूं, अजीत गुलाबचंद की कंपनी, 1.5% नीचे खुला हुआ है ये काउंटर। इमामी में हल्की गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट HCC माफ कीजिएगा 4% नीचे है, इमामी 4% नीचे, MCX में 4% तक की गिरावट बनती दिखाई दे रही है। और कल आपको याद होगा दोपहर बाद खासकर आखिरी सौदा में हमारी नजर थी फर्टिलाइजर कंपनियों पर, क्योंकि यहां पर काफी रफ्तार बनती दिखाई दी थी। आज मुनाफा वसूली होती दिखाई दे रही है, चाहे वो नागार्जुना फर्टिलाइजर हो, NFL हो, चंबल फर्टिलाइजर जैसे काउंटर्स हो। यहां पर आप देख रहे हैं लोगों ने मुनाफा वसूली की है। सद्भाव इंजीनियरिंग कुछ एक्टिव होता हुआ, इंफ्रा माफ कीजिएगा, सद्भाव इंफ्रा कुछ एक्टिव हो रहा है, 12% ऊपर। हाँ, इसमें एक बड़ा ट्रेड होता हुआ दिख रहा है हर्षदा, और बहुत भारी भरकम वॉल्यूम के साथ ये ट्रेड रिपोर्ट होता हुआ दिख रहा है। 4.25% हिस्सेदारी सद्भाव इंफ्रा की बदलती हुई दिख रही है। 1,32,25,812 जी हाँ, 1,32,00,000 शेयरों का कारोबार हुआ है सद्भाव इंफ्रा में। 4.25% हिस्सेदारी बदलना वाकई में बड़ा कहा जाएगा। 104 रुपए 5 पैसे में हुई ये ट्रेड, थोड़ा नीचे की प्राइस में हुआ, लेकिन स्टॉक अब तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है। तो सद्भाव इंफ्रा 4.25% की हिस्सेदारी बदलता हुआ। इस स्टॉक पर फटाफट अपनी राय दें, चार्ट देखकर। राकेश, क्या करना चाहिए? 114-15 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अनिल जी, इस स्टॉक में आज एक गैप ऑफ ओपनिंग के साथ 103 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला और ऊपर में 114-115 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एकदम अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। और मेरा ऐसा मानना है 115 के लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। अगर ये स्टॉक डिसाइसिवली 115 के ऊपर सस्टेन करता है तो चार्ट्स के ऊपर एक अलग नया ब्रेकआउट होगा, और 115 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तब 109 के स्टॉप लॉस के साथ 127-128 के लक्ष्य के लिए दोबारा से री एंट्री की जा सकती है। ओके, और इस बीच एक और बड़ा ट्रेड होता दिख रहा है, और वो ट्रेड हुआ है बाइक हॉस्पिटलिटी। ये एक और स्टॉक है जहां पर लगभग 2.5% हिस्सेदारी बदलती हुई दिखी है NSE पर। बाइक का स्टॉक NSE पर हम आपके सामने लेकर आएंगे। 9,86,000 शेयरों का कारोबार मेरी स्क्रीन पर होता हुआ दिख रहा है। ये हुआ NSE पर, BSE पर नहीं, BSE पर वॉल्यूम नहीं है, NSE पर होता हुआ दिखा है। 2.5% हिस्सेदारी और 210 रुपए में ये हिस्सेदारी बदलती हुई दिख रही है। इसके भी चार्ट्स देख लें वागले साहब, बाइक हॉस्पिटलिटी जहां पर बड़ा ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। नहीं, मेरे पास इसके अच्छा, ठीक है, छोड़िए, तो कोई बात नहीं। ये एक बड़ा ट्रेड है जहां पर आप, लेकिन इस बीच बड़ा एक्शन होता दिख रहा है एक काउंटर पर जो वागले साहब ने स्पॉट किया है। बता दीजिए वागले साहब। जो प्री इन्वेस्टमेंट मैंने स्पॉट नहीं किया था, वो जो मोमेंटम मुझे जेट में दिखाई दे रहा है। 546 है, मे बी ऑन अ करेक्शन टू 544, 542.50 का स्टॉप लॉस होगा। और मुझे लगता है जो मोमेंटम है 558 टू 560 तक आज और कल में। एक मिनट, आपके लेवल बहुत सारे थे, मैं नोटिस नहीं कर पाया। 542.50 का स्टॉप लॉस, 542 रुपए 50, तो 4 रुपए की आप रिस्क ले रहे हैं यहाँ से। फ्यूचर्स के लेवल दे रहे हैं? हाँ, फ्यूचर्स में फ्यूचर्स। ओके, और टारगेट क्या है? 558, 558, 12 रुपए अपसाइड। 558, 12 रुपए। और तो यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल देखिए वागले साहब का इतना मजबूत खुला है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। और इंटरग्लोब तो राकेश जी को पसंद था ही, तो एविएशन स्टॉक एक्चुअली थोड़े क्रेडिट मुझे भी दिए, आज मैंने भी ये सेक्टर थोड़ा नहीं, आप पूरा ले लीजिए। चलिए, ये सेक्टर मजबूत है, दमदार है, और जाहिर सी बात है कि एक्शन बड़ा होता दिख रहा है। 4.5-5%। अच्छा अमरीश सर, आपको वैसे तो खरीदारी करने का मूड कम है, लेकिन क्या ये सेक्टर है जहां पर निवेश के मौके हैं? अब तो वॉरेन बफेट साहब ने भी पैसे लगा लिए इसमें। ट्रेडिंग तो कर सकते हैं, बिकॉज द वे द लाइक ऑयल प्राइस आर गोइंग डाउन, आई थिंक पॉसिबली द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स हम लोग तेजी देख सकते हैं। एंड ऑल्सो दिस इज अ बिजी सीजन फॉर एयरलाइंस, तो आई थिंक I mean, these stocks can still move up another 5-6% more from here.
ओके 5 से 6% की और तेजी बनती हुई दिखाई दे रही, लेकिन अमरीश साफ कह रहे हैं यहां पर ट्रेड कीजिए और ना कि लॉन्ग टर्म पैसा पार्क करें। लेकिन बैंक निफ्टी एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर लिख रहेंगे 50 पॉइंट नीचे है। जिस तरह की खबर आई है वहां पर मुझे लग रहा है बाजार देख रहा है खबर आ गई तो मुनाफा वसूली कर लेते हैं अमरीश। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है कि ऑर्डिनेंस बनाया जाएगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बड़े बदलाव आएंगे, ये बेनिफिट डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में पर्सपेक्टिव से देगा जरूर। तो अगर किसी ने शॉर्टलिस्ट करना हो, इन लेवल्स पर नहीं, आगे निचले लेवल्स पर खरीदा जाए, कौन से स्टॉक्स आपको लग रहा है पीएसयू बैंक्स में प्राइम रहेंगे खरीदने के लिए? जो फर्स्ट ऑन द लिस्ट वुड बी क्लियरली स्टेट बैंक, उसके बाद रहेगा पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो लिस्ट तो काफी लंबा है, बट आई थिंक द टॉप 4-5 स्टॉक्स शुड बी दीज। 4 से 5 शेयर ये होने चाहिए। लेकिन एक और स्टॉक एफएनओ में एक्शन में आता दिख रहा है, नया स्टॉक है। आई डोंट नो आप लोगों के पास डेटा कितना होगा। वी-गार्ड में देखिए 1.5% की मजबूती होती दिख रही है, ओपन इंटरेस्ट के तौर पर टॉप गेनर्स में शामिल होता दिख रहा है। तीसरा स्टॉक है जहां पर 4% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है वी-गार्ड में। वागले साहब आपके पास चार्ट हैं क्या, या क्रिस सर से पूछूं? नहीं, मैं कैश के लेवल दे सकता हूं, कैश के बता दीजिए, वो बेटर आपके होगा। बाय सिग्नल्स हैं इस पे। तो कैश के लेवल के हिसाब से 209 पॉइंट समथिंग है, ये बाय कर सकते हैं 205 के स्टॉप लॉस से। ओके। और 220, 222 आज और कल तक जानी चाहिए, इतना मोमेंटम मुझे दिखता है। यानी कि कैश के लेवल्स बता रहे हैं 209-10 की रेंज में खरीदिए, 205 का स्टॉप लॉस होगा और 222 का टारगेट। तो अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करें, चूंकि ये फ्यूचर में एंटर होने वाला नया खिलाड़ी है, तो अपने लेवल्स को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर ले। और उसका फ्यूचर्स में 1 रुपया ज्यादा, तो 1 रुपया यानी 205 की जगह 206 का स्टॉप लॉस हो गया, टारगेट भी 222 की जगह 223 कर लीजिएगा, ये ठीक रहेगा। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, इस पर राय लेता हूं मैं आपसे। क्रिस सर बताइए, 2.5% मजबूत खुला है, अच्छे दमदार नतीजों के बाद इन लेवल्स पर क्या किया जाए? ये हमारा फेवरेट स्टॉक रहा है वैसे, लेकिन करंट लेवल पे मेरा मानना है कि शायद कहीं ना कहीं 140 के आसपास मुनाफा वसूली आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने ऑलरेडी चाल देख चुके हैं, तो थोड़ा कॉशियस भी रख रहा हूँ। आई थिंक जिनके पास पोजीशन ऑलरेडी है शायद एक 133 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फ्रेश निवेश इस करंट लेवल पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ओके, नई तेजी ना करे डिप्स पर, लेकिन खरीदारी बनती है शेयर में। एचपी, बीपी, आईओसी, राकेश, इस समय बीपीसीएल तो करीब 1 से 1.5% ऊपर है और बाकी शेयरों में भी तेजी बनती दिखाई दे रही है। क्या बीपीसीएल पर ही फोकस करेंगे या फिर एचपी, आईओसी, क्योंकि ये ज्यादा भागे नहीं है, वहां पर ज्यादा एक्शन आ सकता है? नहीं हर्षिता, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में सिर्फ बीपीसीएल पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल रुझान पॉजिटिव है। इनफैक्ट यहाँ पर निचले स्तरों पर डबल बॉटम देखने को मिला है। दूसरी तरफ एचपीसीएल में देखें तो वहां पर टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वहां पे बिल्कुल भी इस समय पे बाइंग नहीं करनी चाहिए, एचपीसीएल को अवॉइड करना चाहिए। अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में कहीं दाव लगाना है तो मेरा ऐसा मानना है बीपीसीएल पे दाव लगाना चाहिए। ओके। और एक और स्टॉक, जब आप क्रूड की और क्रूड से जुड़े हुए स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, हर्षिता एक स्टॉक जो एक्शन में आ रहा है बर्जर पेंट्स। कच्चे तेल के दाम गिरते हैं तो पेंट कंपनियों को भी अच्छा खासा फायदा होता है। आज बर्जर पेंट में देखिए, अब ये भी वायदा कारोबार में आ गया, तो आज वायदा कारोबार में नए आए हुए खिलाड़ी बड़ा एक्शन दिखा रहे हैं। वी गार्ड का हमने जिक्र किया, अब 4% भाग चुका है, दिन के हाई पॉइंट पर है। बर्जर पेंट्स भी तेज दौड़ लगाने की तैयारी कर रहा है। आप 4% हो गया है बात करते करते। अभी हमने देखा 2% ही ऊपर था और यहां पर भी ओपन इंटरेस्ट में 4% का इजाफा हुआ है। फंडामेंटली वागले साहब, आपके चेहरे की स्माइल क्या बता रही है? आपने वो ब्रेकआउट करवा दिया। किस लेवल के ऊपर हुआ वो? अच्छा, अभी मैं सोचता हूँ मैं पहले स्टोरी बताई दूं, उसके बाद आपसे पूछूं ताकि आपका ब्रेकआउट का लेवल हो जाए। एक्चुअली मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, लेवल भी अभी आप ही बता दीजिए। वो नहीं आता था मुझे, दिक्कत वही है। बताइए लेवल तो आप ही के एकदम परफेक्ट। 265 के जो प्रायर स्विंग हाई को इसने, ये अगेन मैं कैश के लेवल्स दे रहा हूँ क्योंकि इसमें डेटा का प्रॉब्लम है। 266 है करंटली, 261 के स्टॉप लॉस से बाय करें। इसमें थोड़ा लंबा होगा और ये पोजिशनल व्यू होगा। मुझे लगता है 285 to 288 का 3 से 4 दिन का मेरा व्यू होगा। इसमें इंट्राडे आई नॉट वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, एक्चुअली लगभग वही लेवल्स है मेरे ख्याल से। 266 कैश में चल रहा है, नहीं 1-1.5 रुपया ऊपर है फ्यूचर्स में, 1.5 रुपया 2 रुपया ऊपर है। तो फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर रहे हैं तो एक बार 261 आपने स्टॉप लॉस का है, राइट?
हाँ, अराउंड तो 263 स्टॉप लॉस हो गया एक तरह से, और 285 288 का टारगेट है, तो वही 288 290 का टारगेट आप फ्यूचर के लिए रख ले, पोजिशनल बेसिस पर इसको ट्रेड करें। ये बर्जर पेंट्स पर आए। बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे कि 22,712 पर रिकवरी आती हुई महज 6-8 अंकों की ही गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। और आप देखिए निचले लेवल से कौन कौन से शेयर रिकवर करते दिखाई दे रहे हैं। कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, फेडरल बैंक स्पेशली, कोटक महिंद्रा, आईडीएफसी बैंक, ये कुछ काउंटर्स है जहां पर अब निचले लेवल्स पर खरीदारी लौटी है। अमरीश ने ओबीसी की बात की थी, 0.5% ऊपर है ये। पीएनबी में भी हम देख रहे हैं निचले लेवल से कुछ खरीदारी बनती दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा टर्न आता हुआ, और 22,721 तो कुछ पॉजिटिव टेरिटरी में बैंक निफ्टी में आ चुका है। पागले साहब, इनफैक्ट आपका टारगेट अचीव हो गया है, अब इसको बढ़ाइए। हर्षदा, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 27-28 हजार तक की ये मूव की शुरुआत है, तो अभी ये 500,000 पॉइंट का ये बात करने का कोई मतलब नहीं, और अगले 2 या 3 महीने में ये आ सकता है। ओके, तो तेजी की पोजीशंस रखनी चाहिए, डिप मिले तो खरीदारी भी करनी चाहिए। तो काफी इंटरेस्टिंग मूव्स इनफैक्ट इन मिड कैप बैंक्स में ही आते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और कुछ और इंटरेस्टिंग मूव्स आ रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, और एक नहीं कई सारे स्टॉक्स में आ रहे हैं। आज तो फिर से देखिए एक्शन मिड कैप शेयर में बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के दौरान हमारे चारों एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, वागले साहब, राकेश जी और क्रिस सर और अमरीश बलिगा जी। पूछेंगे उनसे कि किन शेयरों में आगे और एक्शन हो सकता है, लेकिन एक स्टॉक जाने से पहले कवर कर लिया जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी अब बड़ी मजबूती से ऊपर आता हुआ दिख रहा है। अगर आज बैंक निफ्टी की मजबूती के बाद कोई एक स्टॉक भागने के लिए तैयार है, वो होगा कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में जिस तरह से पोजीशंस बन रही है, 3% की पोजीशन बनी, और स्टॉक देखिए 4% मजबूत है। मेरे ख्याल से बैंकिंग शेयरों में वायदा कारोबार में टॉप गेनर में फेडरल के बाद कैनरा बैंक है। फेडरल सबसे बड़ा गेनर है, और कैनरा बैंक पर एक बार फटाफट राकेश जी से राय ले ली जाए ब्रेक में जाने से पहले। बताएं सर। अनिल जी, काफी स्ट्रांग टेक्निकल स्ट्रक्चर है कैनरा बैंक का, और जिस तरीके से यहाँ पर रुझान है अनिल जी, अगर आप टेक्निकली देखें तो इस स्टॉक के अंदर 440 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और वहां तक की रैली मुझे लगता है इसमें बिना किसी बड़ी करेक्शन के देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये राय है आपके लिए कैनरा बैंक पर। वक्त एक ब्रेक, और इस ब्रेक के उस पार आपके लिए लेकर आएंगे कुछ और एक्शन। ब्रेक के दौरान हमारे एक्सपर्ट्स रहेंगे बिजी कुछ और स्टॉक ढूंढने में, आप कहीं मत जाइएगा। बाजार की शुरुआत हल्की मुनाफा वसूली के साथ हुई है। अब सेंसेक्स देखेंगे 100 पॉइंट नीचे, लेकिन 9,332 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है, और ढेरों छोटे बैंकों का सहारा मिल रहा है इस बढ़त में। हालांकि दिग्गजों में एसबीआई, कोटक, एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक जैसे काउंटर्स हैं जहां पर आज भी इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पेंट स्टॉक्स है जहां पर फिर तेजी बनती हुई, और ऑफकोर्स ट्रिगर है कच्चे तेल में जो भारी गिरावट देखने को मिली है, और वो एक कोर रॉ मटेरियल है। बर्जर पेंट्स की हमने बात की, इसके अलावा वागले साहब रेडार पर और स्टॉक्स आ रहे हैं। अर्षदा, एशियन पेंट्स में एक ब्रेकआउट आया ब्रेक के दौरान। 1146 का लेवल था, अभी 1152 है, ये फ्यूचर्स के लेवल से। 1138 का स्टॉप लॉस होगा। अब अपसाइड 1175 टू 1178 के टारगेट्स होंगे इंट्राडे के लिए 1178 यहाँ से 20-22 रुपए, सॉरी 1178 28 रुपए। हाँ, तो 2.5%। अच्छा, परसेंटेज में 2.5-3% है। अमरीश सर, ये तो आपकी भी रिकमेंडेशन लिस्ट में है एशियन पेंट्स? रिकमेंडेशन लिस्ट में था पहले, और अभी एंड दिस वाज अराउंड नवंबर। अभी तो होल्ड है मेरे लिए, और उस वक्त प्राइस था करीब 900 का। सो इनफैक्ट आई एम लुकिंग एट क्लोज टू 40% ऑफ अ गेन। तो इस लेवल पे आई थिंक 1300 रुपए का टारगेट तो है, 1300-1350। या श्योरली, और वो भी तब है जब अमरीश सर को इस मार्केट में बहुत ज्यादा कुछ पसंद आ नहीं रहा है। ऐसे में अगर एशियन पेंट्स पसंद आता है तो ये बड़ी बात है। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट की भी अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो देखिए जिस तरह से क्रूड तेजी से गिरा। इसी पे एक चीज मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक चीज तो पक्की हो गई, ये इतने लंबे समय तक क्रूड नीचे रहा है, और किसी भी वजह से इस बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन की भी बहुत सारी खबरें आई। एब्सोल्युटली, लेकिन बढ़ता नहीं। इसका मतलब क्लियर कट हो गया कि अब जो क्रूड को लेकर जो दिक्कतें थी जिन सेक्टर्स की, वो तो खत्म हो गई। वो तो लगता है तो खत्म हो गई है, क्योंकि अनलेस क्रूड में तेजी तो नहीं होने वाली, तेजी तो होने वाली नहीं है एज ऑफ नाउ। तो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वन कुड लुक एट स्टॉक्स लाइक पिडिलाइट, जो भी मैंने पहले रेकमेंड किया था, दे आल्सो यूज क्रूड।
ओके, तो ऐसे 20% हर्षिता ओपन इंटरेस्ट देखिए बर्जर पेंट्स में 20% बढ़ गया है। 4% स्टॉक में तेजी है। निफ्टी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेनर वागले साहब की देन एशियन पेंट्स है। 6% ओपन इंटरेस्ट, 2.5% स्टॉक मजबूत है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट गेनर एक और तीसरा स्टॉक बैंक में वो है कैनरा बैंक, 2% मजबूत है। 6% तो और जेट एयरवेज, यानी कि एमसीएक्स छोड़ दे 5 में से 4 स्टॉक वागले साहब। कल हर्षदा ने अडानी पोर्ट्स मॉर्निंग में बात की थी, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, आफ्टरनून में बात की थी, मुझे याद आफ्टरनून में भी देखा था। हाँ। अभी ओपन इंटरेस्ट में आई थिंक नंबर 4 और 5 पे है। कल का हाई को क्रॉस कर रहा है जो कि 340 है, अभी 341 है। अभी ये राइट एंट्री है, ये मई फ्यूचर्स है। 338 के स्टॉप लॉस से बाय करे। ये 354 355 मतलब नॉट मे बी 351 तक के इंट्राडे लेवल्स आ सकते हैं, यहां से 3% अपसाइड। ओके, तो एक और स्टॉक वागले साहब ने आपके लिए स्पॉट किया, अडानी पोर्ट, जो अब 1% ऊपर दिखेगा और ये कह रहे हैं 355 के ऊपर के लेवल्स बनते जरूर दिखाई देंगे। कुछ और काउंटर्स जो एक्टिव हो रहे हैं उस पर भी बात कर ली जाए। और राकेश, अगर आप देख सके, फिनोलेक्स केबल, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, इस समय वॉल्यूम एक्शन थोड़ा सा कम है, लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं आफ्टरनून ट्रेड तक इन स्टॉक्स में काफी तेजी आ जाती है। आज वैसा कुछ मूव दिख रहा है क्या? प्रीएम्प्ट कर सकते हैं उसे? हर्षिता, फिनोलेक्स केबल्स का टेक्निकल रुझान काफी अच्छा है। इनफैक्ट ऊपरी स्तरों पर स्टॉक एक बेस बना रहा है 525 रुपए के अराउंड, और जिस तरीके से इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है, इंट्राडे में एक अच्छा मूव फिनोलेक्स केबल में देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर आप फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहां पर भी टेक्निकल रुझान अच्छा है, बट एज कंपेयर टू फिनोलेक्स केबल इंट्राडे 1-2 दिन का नजरिया बनाते हैं, तो फिनोलेक्स केबल्स का टेक्निकल स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज काफी अच्छा लगता है। दूसरा हर्षिता, अगर इंट्राडे की बात हो तो कजारिया सेरेमिक्स पे नजर रखनी चाहिए, जहां पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स मॉर्निंग सेशन में देखने को मिल रहा है, और यहां पर 715 720 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 650 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। दूसरा, एक पॉजिटिव ब्रेकआउट ट्राइडेंट में देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम एक्शन भी अच्छा है, और यहां पर 93 94 के लेवल्स आज नहीं तो मंडे ट्यूसडे में देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट पहले क्योंकि हम बात कर रहे थे पेंट्स की, और फिर पिडिलाइट आपने अमरीश मेंशन किया, कजारिया सेरेमिक्स रेकमेंड कर रहे हैं राकेश। कंजम्पशन थीम आपको नॉर्मली पसंद है, तो इस समय अगर कोई स्टॉक आइडेंटिफाई करना है जो आगे गिरावट में खरीदा जाए, और कौन से रहेंगे और किस तरह की थीम पर आप प्ले करेंगे फिर? No, again, I mean, like the theme could be related to real estate. Ancillary जैसे कजारे की बात कर रहे थे. It can be direct like consumer play, like for example Pidilite. यदि यहाँ से करीब 8 to 10% करेक्ट करता है, I mean when the market falls, so I think one could look at buying Pidilite. One could again look at Asian Paints in case we see levels of closer to about 1175, 11. FMCG प्लेयर्स में आपको कुछ पसंद नहीं है? Varun Beverages and the like. FMCG प्लेयर्स में I would possibly look at Dabur. Okay. And Emami. क्योंकि clearly I think whatever effect had to come from Patanjali has already come. We can see in the results. But then because of Patanjali, ये जो overall market है वो expand करेगा, and that will be beneficial for Dabur and Emami going ahead. But Emami का in numbers में international business जो 15% revenue है, वहाँ पे बड़ा झटका लग रहा है। वहाँ पे झटका लगा है। क्या वो पतंजलि market eat कर रहा है? No, I mean that is not due to Patanjali. That is due to the issues in those markets. Okay. But then जो उनका like domestic market है वहाँ भी growth देखा है इस बार, but like growth could have been much better if Patanjali competition was not there. But then if you're talking of the next year and a half, 2 years, I think that clearly the market should expand here. लेकिन अब जब आप सिरामिक्स की बात करें तो एक स्टॉक है जो सिरामिक्स स्पेस में जो एक्शन में और जो काफी फंड्स के पास भी है, सोमानी सिरामिक्स। ये स्टॉक लेकर आते हैं आपके लिए एनएससी पर। सोमानी सिरामिक्स देखिए, यहाँ पर 1/4% हिस्सेदारी बदलती हुई दिख रही है। स्टॉक में एक बड़ा ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 740 रुपए के दाम पर लगभग 88,000 शेयरों का कारोबार हुआ है सोमानी सिरामिक्स में, यानी कि ये एक ब्लॉक डील यहाँ पर होती हुई दिखी है। ऐसा लग रहा है ये ओके, कितना स्टॉक नीचे है इस वक्त? 2-2.5%। इसका मतलब ये है कि आज ब्लॉक डील की वजह से स्टॉक में आज गिरावट देखनी, यानी कि नीचे के दाम पर ब्लॉक डील हुई, अब स्टॉक वापस से अपने पुराने लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये इंटरेस्टिंग है। तो सोमानी सिरामिक्स में प्राइस और वॉल्यूम एक्शन होता हुआ दिख रहा है। राकेश, इसके चार्ट्स देखकर बताएं क्या राय है आपकी सोमानी पर?
अनिल जी, सोमानी का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट ये टाइल्स में पहला ऐसा स्टॉक था जिसने सबसे पहले अपना एक लाइफ टाइम हाई लगाया था 665 के लेवल्स को तोड़ के। एज ऑफ नाउ इसके अंदर देखें तो 720 एक अच्छा सपोर्ट है। अगर ये स्टॉक जिस तरीके से थोड़ा सा नीचे मिल रहा है, थोड़ा सा 10-15 रुपए और नीचे खिसकता है, तब इसको बाय किया जा सकता है। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और जिस तरीके से टेक्निकल रुझान है 810 815 के लेवल्स आने वाले समय में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओके, और इस बीच एक स्टॉक जो शॉर्ट साइड पर रेडार पर आता हुआ दिख रहा है वो है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आज तमाम स्टॉक्स इस स्पेस के कमजोर दिख रहे हैं। गेल पर नजर रखिए, गेल यहां पर आज तेजी से गिरा है, 2% स्टॉक नीचे, 7% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। निफ्टी के स्टॉक में अगर कमजोरी का संकेत कहीं आता हुआ दिख रहा है, वागले साहब के चार्ट पर संकेत ले लें तो वागले साहब कितना गिरने के लिए तैयार है? अनिल जी, आप जैसे बात करते हो वैसे चढ़ाते हो या गिराते हो। 419 था, अभी 416 हो गया, तो मैं अभी 416 में 423 का स्टॉप लॉस देने का मतलब नहीं बनता है और मेरा टारगेट 412 था। मैं तो जो एक्शन होता है स्क्रीन पर का वो पूछता हूँ आपसे कि अगर यहाँ हो रहा है तो क्या करना चाहिए? सिंपल है, 410 तक के डाउनसाइड मुझे लगता है, लेकिन अभी 416 में बेचने के बजाय 1-2-3 रुपए वेट करे। फाइनेंशियल्स मैच नहीं हो रहे, 418 419 में बेचे, 423 के स्टॉप लॉस। अच्छा, हिंडाल को बेचे क्या? वो भी 3% नीचे है और यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट इतना ही बढ़ा है। हाँ, हिंडाल को बेटर है, थोड़ा ज्यादा लिक्विड है बेचने में। 187.50 188 में बेचे, 190 के ऊपर का स्टॉप लॉस। ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है ये 181 182 तक जा सकता है। ओके, तो ये दो स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन आपको मंदी की तरफ ले रहा हो, तो ऐसा नहीं कि आपको मौके सब एक ही तरफ मिलेंगे, मौके दोनों तरफ मिलेंगे, चाहे तेजी हो या मंदी हो। देखिए, स्क्रीन का कोई भी एक्शन छूटेगा नहीं और उसके बाद स्क्रीन का एक्शन रेफर किया जाएगा हमारे चारों एक्सपर्ट को और वो बताएंगे फिर उसमें आगे क्या कुछ आपको करना है। तो वागले साहब की राय है सिंपल कि गेल बेचे थोड़ा ऊपर आ जाए तो, और हिंडाल को बेचे इन्हीं लेवल्स पर। बाकी तो आज जिन जिन शेयरों पर आईली देखिए क्या तेज दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। अब इस रेस में एक और स्टॉक जो फंडामेंटली हम काफी समय से रिकमेंड कर रहे हैं, फेडरल बैंक शामिल होता हुआ 3.5% का दमदार उछाल इस स्टॉक में। इंटरग्लोब मजबूत है, राकेश को जो पसंद था। एशियन पेंट्स वागले साहब को पसंद था, मजबूत है। बर्जर पेंट्स हमने स्पॉट किया। जेट एयरवेज देखिए 4.5% भाग चुका है। भरपूर एक्शन, और वो सारा का सारा एक्शन मिलता है आपको CNBC आवाज पर हर रोज सुबह हमारे दमदार एक्सपर्ट्स की बदौलत। और उनका शुक्रिया कहने का वक्त है। वागले जी, अमरीश सर, क्रिस सर और साथ ही राकेश जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज के साथ जुड़कर आज बाजार पर हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार जुड़ेंगे हमारे साथ निर्मल बंग सिक्योरिटीज में इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के हेड राहुल अरोड़ा साहब। बिल्कुल अमरीश जी की तरह वो भी बाजार पर सावधानी का व्यू दे रहे हैं। बात करेंगे उनसे कहां इस बाजार में पैसे लगाएं और कहां से निकालें, इस ब्रेक के बाद। अंक नीचे है सेंसेक्स, निफ्टी पर नुकसान 30 अंकों का। कल के लोज के आसपास बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो पहला संकेत ये दिख रहा है कि कमजोरी है ग्लोबल मार्केट की वजह से। लेकिन आज का लो देखिए 9320 और कल 9323 का लो बनाया था, यानी कि बहुत ज्यादा कमजोर होने की संकेत तो इस वक्त नहीं आ रही है। बढ़िया बात क्या है, बैंक निफ्टी देखिए नया हाइज बनाने के बाद 200 पॉइंट एग्जैक्टली ऊपर से नीचे फिसला। 22,853, हालांकि आपको स्क्रीन पर दिखा नहीं होगा, लेकिन 22,653 तो जरूर दिखा होगा आज का लो, और वहां से फिर 100 पॉइंट की रिकवरी होती दिख रही है। तो इंटरेस्टिंग कारोबार होता हुआ दिखा है। और हमारे साथ ऐसे एक और इंटरेस्टिंग मेहमान है बाजार पर राय देने के लिए, राहुल अरोड़ा साहब, निर्मल बंग सिक्योरिटीज के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के हेड। सर, बहुत ही परीक्षा ले रहा है आपके धैर्य की बाजार, करेक्शन आ नहीं रहा है, क्या करेंगे? गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। तो अगर आप वेट कर रहे हैं शॉर्ट करने के लिए, मौका मिलेगा। लाइफ में कुछ भी लीनियर तरीके से नहीं जाता, तो समझ में नहीं आ रहा है। फ्लोज काफी स्ट्रांग है, फ्लोज पे कॉल लेना मुझे लगता है इज द वर्स्ट वे टू प्ले द मार्केट। यू शुड प्ले इट ऑन फंडामेंटल्स। पर जिस तरह के फ्लोज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आए हैं डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स की तरफ 5,000-6,000 करोड़ पर मंथ, इट्स एक्सट्रीमली स्ट्रांग। और जो फंड मैनेजर्स को सैलरी मिलती है वो होती है डिप्लॉय करने के लिए कैश। इनफैक्ट कैश लेवल्स अभी काफी बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट इन सम फंड्स हैव रीच्ड एज हाई एज 10%। तो वो भी एक संकेत है कि काफी फंड मैनेजर्स भी इस वक्त थोड़ा नर्वस हो रहे हैं। आप तो इन सब फंड मैनेजर से रोज बात करते हैं, उनकी डीलिंग्स करते हैं, तो क्या कहिए ये फंड फ्लो में धीमापन आने के संकेत है नए फाइनेंशियल ईयर में, या अभी भी उतने 5,000 करोड़ हर महीने आ ही रहे हैं? देखिए अनिल जी, कुछ फंड मैनेजर्स अभी NFO
इस लेवल पे भी लाने की बात कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे मैं रीड करूंगा कि उन्हें लगता है कि दिस विल सस्टेन। एक तरीके से क्योंकि गोल्ड एंड रियल एस्टेट हैव बिकम एसेट क्लासेस दैट द करंट गवर्नमेंट इज नॉट सॉर्ट ऑफ रिकमेंडिंग, और उनका ज्यादा झुकाव नहीं है उसकी तरफ, तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट, और एफडी के रेट्स भी काफी गिर चुके हैं। आई डोंट थिंक काफी टाइम तक वो 9-10% के एफडी रेट्स वापस आने वाले हैं। तो आप अगर आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग्स है तो आप कहां लगाएंगे? तो आई थिंक एसआईपीज इज द बेस्ट वे टू डू इट। तो कुछ फंड मैनेजर्स लार्जर वंस जिनके पास 40-50,000 करोड़ के इक्विटी AUM या ज्यादा है, वो शायद आपको दिखेगा कि एनएफओज आएंगे, अगर आते रहे तो बाजार ऊपर जाता रहेगा। बट लाइक आई सेड, फंडामेंटल्स पे शायद नहीं, जस्ट बिकॉज इनफ्लोज आर कमिंग इन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अदर एसेट क्लास। तो वो ऐसा कौन सा फंडामेंटल कारण है जहां पर आप कन्विंस नहीं है कि ये तेजी लास्ट करेगी? इज इट जस्ट बिकॉज इट्स रन अहेड ऑफ इट्स टाइम? इफ यू सी मोस्ट ऑफ द मिड कैप स्टॉक्स इन द ब्रॉडर मार्केट, निफ्टी छोड़ दीजिए क्योंकि निफ्टी के ज्यादातर स्टॉक्स चाहे आप ऑटो देखें, फार्मा देखें, बैंक्स देखें, सब 20 के पी के नीचे हैं, लेकिन मिड कैप सब 30-35 के नॉच चले गए। तो ये बहुत बड़ा डिस्क्रेपेंसी है बाजार में कि ये जिस तरह से मिड कैप्स भाग चुके हैं। और मैं एक उदाहरण देता रहता हूं कि बॉन्ड यील्ड इज अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ वेयर द मार्केट पी शुड बी, और काफी टाइम से ये एक असम्पशन लेकर चल रहा है बाजार, ऑलमोस्ट 5-6 साल से। मैं क्वार्टर भी नहीं कहूंगा कि अगले साल 15% अर्निंग्स ग्रोथ आ जाएगी, अगले साल 15% अर्निंग, और वो आती नहीं है, वो रिवाइज होके 4-5-6% पे ही रह जाती है। तो आई थिंक मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है कि अगर ये अर्निंग्स आपको 15-20% डिलीवर हो जाए, तब भी मुझे लगता है कि मार्केट एट 9300 फॉर FY18 इज अ लिटिल एक्सपेंसिव। अच्छा, और ऊपर से ये जीएसटी आने वाला, तो जीएसटी आने के बाद तो थोड़ा ब्रेक लगेगा, एक बार कमाई पर कंपनी की कमाई थोड़ा सा धीमी पड़ेगी, एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। इसको मैं फर्स्ट आंसर पे सुपर इम्पोज करूंगा अनिल जी। डिमोनेटाइजेशन हुआ, मार्केट करेक्ट हुआ, लेकिन देखिए किस तरह से वहां से बाउंस हुआ। 7900 से हम ऑलमोस्ट लीनियर फैशन तक 93-94 पर पहुंच गए, ऑलमोस्ट 20% रैली। तो अगर फंड मैनेजर्स एनएफओज लॉन्च करें और आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, और अगर जीएसटी आए और समझो बाजार 10% भी गिर गया है, वहां पे जो पैसा आएगा, इट इज पॉसिबल दैट इट टेक्स आउट इवन दिस हाई। तो ऑल्दो आई एम नॉट कन्विंस, मुझे नहीं लगता कि यहाँ अगर आप फंड मैनेजर से बात करें, आप उनसे एक सीधा सवाल पूछ सकते हैं, अगर आपका खुद का पैसा होता तो आप डालते। तो वो एक अलग बात होती है जब आपको इन्फ्लोज मिल रहे हैं, आप डाल रहे हैं। तो आई थिंक देयर इज डेफिनेटली स्केप्टिसिज्म, पर जैसे बोलते हैं अगर आपको पैसा मिल रहा है तो देयर इज नो अदर ऑप्शन। अच्छा राहुल, मैं आपकी राय लेना चाहूंगी आज की बड़ी खबर पर कि प्रेसिडेंट की अनुमति मिल गई है, दस्तखत हो गए हैं अध्यादेश पर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। उसके बाद स्पेशली एंटिसिपेशन में कल तो हमने दमदार तेजी देखी और तमाम छोटे बैंकों में काफी खरीदारी हुई है। लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है, टाइम शायद लग सकता है तब जब तक बैंक्स एक्चुअली फॉर्म में आए, एक्शन लेना शुरू करें। लेकिन क्या शुरुआत होगी अब थोड़ा थोड़ा करके इन सरकारी बैंकों में खरीदारी करने की? अगर उस पार्ट ऑफ द मार्केट में खरीदारी करनी है तो आई वुड एक्चुअली स्टिक विद द लार्जर नेम्स लाइक SBI एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। हमारे ब्रोकरेज में वी स्टिल प्रेफर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बिकॉज देयर इज कंटिन्यूटी ऑफ लीडरशिप, दैट इज अ वेरी बिग बाइंग फैक्टर इनटू अ स्टॉक कि कंटिन्यूटी ऑफ लीडरशिप होनी चाहिए। सो हमारा टॉप जो पिक्स हैं अभी भी HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक ही है। मिड कैप्स में फेडरल बैंक है, और हमें ज्यादा झुकाव NBFCs की तरफ है। अगर आप पिछला 1 साल देखेंगे तो जो क्रेडिट बैंकिंग सिस्टम से निकला है वो करीबन सिर्फ 35% है, 65% जो है वो NBFC से निकला है। तो वहां पे ग्रोथ मुझे ज्यादा दिखती है, बट इट इज डेफिनेटली अ राइट मूव इन द राइट डायरेक्शन, बट I would still be inclined more towards private sector banks. प्राइवेट बैंक्स, और मैं कल आंकड़े कुछ पढ़ भी रहा था कि किस तरह से प्राइवेट बैंक्स पिछली तेजी से इस तेजी में जिन्होंने मार्केट के कम से कम 4 गुना किया, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन अब भी वही का वही है, जबकि हम नए लाइफ टाइम हाई पर आ गए। तो जाहिर सी बात है कि बाजार जो वैल्यूएशन वहां देता है वो एकदम जायज है। आपका फेवरेट सेक्टर FMCG, इस बार रिजल्ट अच्छी नहीं आ रही, इमामी, डाबर वगैरह मजा नहीं आ रहा, क्या करेंगे? वॉल्यूम ग्रोथ दिख नहीं रही। जब हमारी पिछली बार चर्चा हुई थी अनिल जी, मैंने आपको बताया था कि बाजार के सिर्फ 2 हिस्सों पे मैं पॉजिटिव हूं, ऑटो और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। क्योंकि जब यूपी के इलेक्शंस हो रहे थे, हमने करीबन, मेरी टीम ने 1 महीना यूपी में गुजारा था ऑन द ग्राउंड, और हमने करीबन 1000 माइल और 20-25 सिटीज को क्रॉस किया था। तो एक फील मिला था हमें ऑन द ग्राउंड के रूरल कंजम्पशन काफी पेन में है। फिर हम वापस बंबई आए, हम कोलगेट से मिले, हम लीवर से मिले, कुछ और कंपनियों से भी, तो सब ने कोरॉबरेट किया कि थोड़ा पेन
ग्राउंड लेवल पे है। अगर आप स्ट्रक्चरल स्टोरी की बात कर रहे थे, जैसे आप कुछ मिनटों पहले अपने प्रीवियस गेस्ट के साथ बात कर रहे थे, तो आई थिंक दिस इज स्टिल अ नो ब्रेनर टू बी बाइंग एट एवरी डिप्स, बिकॉज नेम्स लाइक कोलगेट, पीएनजी विल फार आउटलिव अस। बट आई थिंक इफ योर व्यू इज अगर 1-1.5 साल का, I would advise buying more on the consumer durables and discretionary and white goods side. Names like, maybe a Whirlpool, V-Guard, PVR, Inox. I think that multiplexes could be a very good theme for FY18, especially जिस तरह से साल शुरू हुआ है बाहुबली के साथ और जो स्लेट आगे नजर आ रही है। तो जहां पे भी डिस्क्रेशनरी या वाइट गुड्स या इलेक्ट्रिकल्स आपको दिख रहे हैं, वहां पे मुझे लगता है कंज्यूमर स्टेपल से ज्यादा आप पैसा बन सकता है मेरे हिसाब से, एंड ऑटोज ऑफ कोर्स। राहुल, कंसिडरिंग आप काफी कॉशियस हैं इस मार्केट में, कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर एक कंपेलिंग एग्जिट ले लेना चाहिए? अब यहां से आगे थोड़ा सा खतरा बढ़ सकता है, एक कंप्लीट स्विंग डाउन हो सकता है और पैसे गवा सकते हैं लोग। देखिए, अगर मार्केट यहां से गिरा तो जस्ट बिकॉज द बैंक निफ्टी इज 33% ऑफ द इंडेक्स, I think that could probably lead the correction, because at 23,000 bank nifty banks are not cheap. IndusInd Bank आपको करीबन 5 टाइम प्राइस टू बुक पे आ रहा है, और आप फेडरल बैंक देख लीजिए, वी हैड इनिशिएटेड एट 45, आई थिंक इट्स वेल ओवर 100 राइट नाउ। तो कुछ स्टॉक्स 2-3 बैगर्स एक साल में हो चुके हैं। तो आई थिंक बैंकिंग कुड बी मोस्ट वल्नरेबल डिस्पाइट द पॉजिटिव न्यूज फ्लो दैट्स कमिंग। ओके, आईटी वी वुड स्टिल कंटिन्यू टू अवॉइड, हमें लगता है कि वहां अभी भी प्रेशर आ सकता है डिस्पाइट अंडर परफॉर्मेंस। फार्मा इज वन अदर एरिया ऑफ अंडर परफॉर्मेंस आई थिंक, एंड सीमेंट साउथ को छोड़ के मुझे लगता है कि बाकी सीमेंट कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए इस वक्त। आई थिंक ये कुछ पॉकेट्स हैं जहां पे हम अभी भी अवॉइड करेंगे। और एक और बात यह है कि हमारा इंटरेस्ट रेट पे व्यू काफी एंटी कंसेंसस रहा है। हमें लगता है कि इस साल के एंड तक एक इंटरेस्ट रेट हाइक आएगा। जी बिल्कुल, और हमारी इकोनॉमिस्ट ने ये प्रिंट किया हुआ है। और तो मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्रियल कैपेक्स जिस तरह से रिवाइव कर 2-3 दिन पहले तो एसबीआई ने रेट कट किए थे। अरे जी, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं आरबीआई से और जिस तरह की हमारी इकोनॉमिस्ट ने रीडिंग की है, हमें लगता है कि एक रेट हाइक इज पॉसिबल बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। तो आई डोंट थिंक इंडस्ट्रियल कैपेक्स विल सर्वाइव। सो अंडरवेट ऑन कैपिटल गुड्स, आईटी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इज अनदर वन, जहां पे बहुत ज्यादा तेजी हुई है। जिस तरह का कैपेक्स लोग बात कर रहे हैं एचपीपीपी, आईओसी, मुझे लगता है कि डेट बढ़ेगा, डेट टू इक्विटी रेशियोज बढ़ेंगे। तो आई थिंक दैट्स अनदर एरिया वे यू कैन डेफिनेटली लुक एट एग्जिटिंग इज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। इंटरेस्टिंग जी, हमेशा राहुल की जो ओपिनियन होती है बहुत क्रिस्टल क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड और एकदम सटीक होती है। तो आपने देखा कि किस तरह से किन किन सेक्टर्स में इस वक्त आपको मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए और इंतजार करना चाहिए एक गिरावट का, तब फिर से पैसा लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, दर्शकों से बात करने के लिए। और बाजार ने की है कमजोर शुरुआत, लेकिन अब भी अहम लेवल्स को होल्ड करने में कामयाब। बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है हरी निशान में बने रहने की, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आगे कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग पर नजरें रहेंगी। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हालत खराब होती दिखाई दे रही है, तो क्या क्यूज आज के लिए हैं और किस तरह की शुरुआत, इस पर नजर रखेंगे हम प्रियंका संभव के साथ। नमस्कार।